नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। हम लोग काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में पिछले भाग मैंने आदिकाल के बारे में बताया और भक्तिकाल के बारे में बताया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ये मेरे वीडियो शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। रीतिकाल संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक, इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 यानी सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सन और विक्रमी संवत में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के बीच में 57 साल का यानी 57 वर्ष का अंतर होता है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। यानी भक्तिकाल का दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल। ये ध्यान दीजिएगा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीतिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या उत्तर मध्यकाल किस काल का दूसरा नाम है, या किस काल को कहा जाता है, तो वो रीतिकाल को कहा जाता है। रीति का अर्थ है पद्धति, यानी कि पद्धति मतलब किस पद्धति से कोई कार्य हो रहा है। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। ध्यान दीजिए, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद जिस रचना में मिली है, यानी जिस काव्य में इन सब की प्रधानता है, वो काव्य उस काल को रीतिकाल कहा गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था और जनजीवन भी पूरी वैभव के शिखर पे सुख और शांतिपूर्ण से जी रहा था। इस परिस्थिति का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा, जिसमें रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों में कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और इसके अलावा इस काल को अलंकार और कला काल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न अक्सर पूछता है, श्रृंगार काल, अलंकार काल और कला काल। क्यों श्रृंगार काल? क्योंकि इस युग में जो ग्रंथ रचे गए थे वो श्रृंगार रस, पूरे श्रृंगार रस से भरे हुए होते थे, यानी श्रृंगार रस का प्रयोग ज़्यादा होता था। और उसमें अलंकारों का भी बहुतायत प्रयोग होता था, जिस वजह से इसे अलंकार काल भी कहा जाता है और श्रृंगार काल भी कहा जाता है। लेकिन इसका रीतिकाल नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ध्यान दीजिए, अब हम रीतिकाल को 4 नामों से जानते हैं। किस नाम से? उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकार काल और कला काल। रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में केशवदास और चिंतामणि का नाम प्रमुख है, लेकिन सर्वमान्य रूप से आचार्य केशवदास जी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना गया है। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें है प्रथम रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि वो कवि होते थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, जैसे कवि देव, यानी लक्षण ग्रंथों की रचना उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लिखी, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की जानकारी का उपयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया है। यानी इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की बल्कि कुछ और लिखा और उसमें वो पूरी जानकारी दे दिए लक्षणों की। तो ये थे कवि बिहारी, यानी लक्षण रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। फिर है रीति मुक्त कवि, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखा और न रीति की जानकारी का उपयोग किया, यानी न रीति की तरफ चले न ही लक्षण की तरफ चले। ये कवि हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों पर काव्य रचना करने के कारण रीति मुक्त कवि कहलाए। जैसे घनानंद, यानी घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं
और बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और देव रीतिबद्ध कवि हैं। उसके बाद देख लीजिए रीतिकाल के प्रमुख कवि, ये आपके क्लास 10th का है, 9th के लिए भी ये है उपयोगी और उसी किताब से मैंने लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं पहले नंबर पे केशव। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता। ये केशव की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है भूषण। भूषण है शिवराज भूषण लिखा है इन्होंने, शिवा बावनी लिखा है, छत्रसाल दशक लिखा है। उसके बाद हैं अगले कवि मतीराम, इन्होंने रसराज, ललित ललाम, सतसई और अलंकार पंचासिका लिखा है। उसके बाद बिहारी हैं, कवि बिहारी ने लिखा है सतसई। तो इनकी तो केवल एक ही रचना है, सतसई के नाम से प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने इसमें सतसई में पूरे गागर में सागर भरने वाली बात, जिसको कि गागर में सागर भर दिया गया हो, ऐसी रचना इनकी सतसई है। और जब हम अलग से वीडियो बनाएंगे बिहारी जी के जीवन काल पर, उसके बारे में मैं पूरी तरह से चर्चा करूंगी बिहारी जी का। तो एक चीज़ और नोट जान लीजिए कि बिहारी जी के सतसई में 715 दोहे हैं। ये 715 दोहे ही पूरे सतसई में है, लेकिन इसको गागर में सागर भरने वाली बात कही जाती है। उसके बाद हैं पद्माकर कवि, इनके प्रमुख रचनाएं हैं पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।